हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट के वीडियो में हमने काफी डिटेल में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इस पे डिस्कशन किया था। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, और ये बिलोंग करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से, और आर्टिकल 1 to 4 यानी संघ एवं उसके राज्य, जिसपे हमने काफी डिटेल में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी पे डिस्कशन किया। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, आर्टिकल 2 क्या है, सिक्किम को कैसे शामिल किया गया आर्टिकल 2 क्लॉज ए के तहत, फिर आर्टिकल 3 में कैसे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर जो मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए नए स्टेट के फॉर्मेशन में, फिर आर्टिकल 4 कैसे काम करता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को वो कैसे सपोर्ट करता है, कैसे उसका सपोर्ट सिस्टम है। इन सब चीजों पे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। तब उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम लोग देखते हैं इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 ऑफ जैन 1950 को पूरे तरीके से फोर्स में आया था, तब इंडिया के स्टेट्स आज की तरह डायरेक्टली स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड नहीं किए गए थे। जैसे आज आप देखते हो कैटेगरी, तो हमारी यहाँ स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तो ये स्टेट्स हो गया। फिर यूनियन टेरिटोरी आप देखोगे तो लक्षद्वीप हो गया, आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, पौंडीचेरी हो गया जिसे पुडुचेरी भी बोलते हैं। तो आज की तरह उस समय का सेटअप नहीं था। उस समय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन एरियाज का अलग अलग था, जैसे ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए 4 कैटेगरी बनाई, जिसमें आप देखोगे तो पार्ट ए मिलेगा, फिर पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इन 4 पार्ट में पूरे इंडियन टेरिटोरी को डिवाइड किया गया था। तो और ये जो सिस्टम था ये 1956 तक चला। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने इस क्लासिफिकेशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो अब इन सभी कैटेगरीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जब भारत आजाद हुआ, ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि उस समय 2 टाइप के एरियाज थे। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, और एक थे प्रिंसली स्टेट। कहीं कहीं ये 552, 565 या फिर 567 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट कितने थे ये आपको उस पर फोकस नहीं करना, बस इतना जानो कि इसी रेंज में थे, 550 इसके अराउंड प्रिंसली स्टेट टोटल थे। और यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज चलता था, और ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रूल करते थे। और इन प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने का काम किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो अब ये जो एरियाज थे इंडिपेंडेंस के बाद, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो अब हम लोग पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए स्टेट्स। तो पार्ट ए स्टेट्स वो स्टेट थे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम गवर्नर्स प्रोविंसेस थे। ब्रिटिश इंडिया का मतलब हो गया कि 1947 से पहले जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जहां पे प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यानी ब्रिटिशर्स ने उन एरियाज को डायरेक्टली जीत लिया था, उनको एनेक्स कर लिया था, अपने एरिया में उसे मिला लिया था। मतलब भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं आपको। तो पार्ट ए स्टेट्स वो स्टेट थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब ये एरिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन्हें डायरेक्टली इंडियन यूनियन में कन्वर्ट करके पार्ट ए स्टेट बना दिया गया। क्लियर। तो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो पार्ट ए स्टेट में इस कैटेगरी में किसको रखा गया, तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको रखा गया। तो अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पार्ट ए स्टेट्स जब बन गए इंडिपेंडेंस के बाद, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो इसका जो हेड होता था, अब मान लो पार्ट ए स्टेट है कोई, पार्ट ए कैटेगरी में रखा गया है, जैसे बिहार हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उस समय। तो पार्ट ए स्टेट में इनको रखा गया। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, इस पूरे पार्ट ए स्टेट का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था, तो प्रेसिडेंट। और यहाँ पे एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी,
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी वो गवर्नर को एडवाइस करती थी, यानी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम था। ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आज के मॉडर्न स्टेट जैसा ही था। जैसे आज के स्टेट को आप देखोगे तो वहां पे गवर्नर का भी पोस्ट है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जिसे एमएलए बोलते हैं या विधायक बोलते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो गवर्नर को एडवाइस करता है, यानी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम है, उत्तरदायी सरकार वाला सिस्टम था। तो पार्ट ए कैटेगरी में किसको रखा गया? ब्रिटिश प्रोविंसेस को। एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? तो गवर्नर। उसका हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था जो कि इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता था। एग्जांपल देखो, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल। तो जैसे आप देखो, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जैसे आप देखोगे जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के पास बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसीज काफी फेमस थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये ब्रिटिश टाइम में थी और इंडिपेंडेंस के बाद बॉम्बे पार्ट ए स्टेट बन गया। अब पार्ट ए स्टेट क्यों बना? क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम ब्रिटिशर्स का प्रोविंसेस था, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे डायरेक्ट रूल चलता था। और पार्ट ए कैटेगरी में किसको रखा गया? यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल चलता था। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे को रखा गया पार्ट ए में। तो पार्ट ए कैटेगरी में किसको रखा गया था? ब्रिटिश प्रोविंसेस को। अब देखो पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट में क्या है? तो पार्ट बी स्टेट फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी आजादी से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देसी राज रजवाड़े थे, वो सब पार्ट बी में शामिल थे। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके रूलर्स महाराजा या नवाब होते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन स्टेट को इंटीग्रेट करके बड़े यूनियंस बनाए गए। ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बी कैटेगरी में रखा गया। और इंटीग्रेशन में मेन काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। तो इनका बहुत बड़ा रोल था। अब पार्ट बी स्टेट का हेड कौन था? तो राज प्रमुख। राज प्रमुख यूजुअली फॉर्मर प्रिंसली रूलर होता था। इनके पास भी लेजिस्लेचर होती थी और डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से नहीं था बल्कि ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। और इनका नंबर टोटल कितना था? तो 8। पार्ट ए कैटेगरी में कितने थे? तो पार्ट ए कैटेगरी में टोटल 9 स्टेट्स थे और पार्ट बी कैटेगरी में टोटल 8 स्टेट्स थे। क्लियर? तो अब देखो, इस एग्जांपल मिलेगा हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जैसे आप देखो हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, तो इसे इंटीग्रेट करके पार्ट बी स्टेट बनाया गया। हैदराबाद क्या है? प्रिंसली स्टेट। मद्रास क्या था? बॉम्बे क्या था? प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस को पार्ट ए में रखा गया, जैसे बॉम्बे हो गया। हैदराबाद एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, इसको पार्ट बी में रखा गया। तो टोटल इनकी संख्या कितनी थी? 8। अब पार्ट सी कैटेगरी में देखो, पार्ट सी में कौन थे? स्मॉल स्टेट्स, स्मॉल प्रिंसली स्टेट और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। यहाँ पे डायरेक्टली सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट रूल करेगी। तो पार्ट सी स्टेट छोटे टेरिटोरीज थे जो पहले चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस या कुछ छोटे से प्रिंसली स्टेट थे। इनका साइज छोटा था और एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इन्हें डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में रखा गया। तो इसका हेड कौन होता था? तो चीफ कमिश्नर या फिर एलजी बोल, आप चीफ कमिश्नर ही लेके चलो। यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था और लेजिस्लेचर होती थी, बट इट वाज टोटली लिमिटेड लेजिस्लेचर। इनकी संख्या टोटल कितनी थी? तो 10। स्टार्टिंग में पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 8 एंड पार्ट सी में 10। जैसे आप देखो, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया। तो दिल्ली उस समय पार्ट सी स्टेट थी जिसे चीफ कमिश्नर एडमिनिस्टर करता था। फिर सबसे इजी आता है पार्ट डी। पार्ट डी में केवल एक ही टेरिटोरी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और इसका हेड होता था एलजी। यहाँ पे आप देख हेड कौन होगा? तो एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड इट वाज आल्सो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पार्ट ए कैटेगरी में आप देखो, पार्ट ए कैटेगरी में कौन थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस। पार्ट बी कैटेगरी में प्रिंसली स्टेट। पार्ट सी कैटेगरी में चीफ कमिश्नरीज या फिर स्मॉल प्रिंसली स्टेट एंड पार्ट डी कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? तो 1956 में ये सब कुछ चेंज हो गया। तो 1950 का सिस्टम प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि स्टेट्स का फॉर्मेशन हिस्टोरिकल बेसिस पे था, ना कि लैंग्वेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे। इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन के चेयरमैन थे फजल अली,
कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1956 में मेजर रिफॉर्म हुआ। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगरीज एबॉलिश कर दी गई। इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया गया। वैसे इसमें और भी क्राइटेरियाज थे, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। और न्यू सिस्टम बना जो आज भी एग्जिस्ट करता है, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटोरीज। क्लियर? तो ब्रिटिश प्रोविंसेस पार्ट ए, प्रिंसली स्टेट पार्ट बी एंड चीफ कमिश्नरीज पार्ट सी एंड अंडमान एंड निकोबार पार्ट डी। क्लियर? तो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इसको एबॉलिश करना पड़ा। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने की डिमांड काफी स्ट्रांग हो गई थी, और ये डिमांड सडनली नहीं आई थी। इसका बैकग्राउंड ब्रिटिश पीरियड, नेशनल मूवमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ब्रिटिश बाउंड्रीज इग्नोर्ड लैंग्वेज। अब ब्रिटिशर्स के समय जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। वो जो एरियाज उन्होंने एनेक्स किया था उस बेसिस पे था। तो ब्रिटिश रूल के टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाई गई थी। एग्जांपल आप देखो तो मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, वहां पे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तमिल थे, तेलुगु थे, कन्नड़ थे, मलयालम थे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग अपनी लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पा रहे थे। एजुकेशन और गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए लोग चाहते थे कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में एग्जिस्ट करें। ठीक है? फिर देखो, लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, ये कल्चर और आइडेंटिटी का सिंबल होती है। तो लोग चाहते थे अपने लैंग्वेज को प्रमोट करना, अपनी लिटरेचर और कल्चर को प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु स्पीकर्स को ये लगता था कि तमिल मद्रास को डोमिनेट कर रहे हैं और प्रेसिडेंसी में उनकी खुद की लैंग्वेज इग्नोर हो रही है। इसलिए तेलुगु लोग डिमांड करने लगे सेपरेट आंध्र स्टेट की। फिर आप देखो तो यहाँ पे फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला भी कॉन्सेप्ट आता है। जो चीज मैंने अभी आपको बताया वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कांग्रेस प्रॉमिस इन 1920 नागपुर सेशन एंड देयर आर सम आल्सो मोर पॉइंट्स। जैसे लैंग्वेज सेम होने से गवर्नेंस इजी हो जाती है। अगर स्टेट में सब लोग सेम लैंग्वेज बोलते हो तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स इजीली समझ आते हैं, एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिव होता है, कोर्ट में कम्युनिकेशन इजी होता है। इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट भी माना गया। फिर नेशनल मूवमेंट का भी इन्फ्लुएंस था। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी कांग्रेस ने लिंग्विस्टिक बेसिस को सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 के नागपुर सेशन में अपने प्रोविंशियल कमिटीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया था, भाषा के आधार पर इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी खुद मानती थी कि लैंग्वेज एक नेचुरल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेट्स भी भाषा के आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनेंगे। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद लोगों को लगा कि अब तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए हैं, तो हमारी लैंग्वेज और आइडेंटिटी को भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट डिमांड जो थी वो मास मूवमेंट बन गई। और एक और मैं आगे एक चीज आपको बता दूं, जैसे लैंग्वेज बेस्ड स्टेट डिमांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आंध्रा मूवमेंट। जैसे तेलुगु स्पीकिंग लोग मद्रास स्टेट से अलग आंध्रा स्टेट चाहते थे, तो इस मूवमेंट को लीड किया था पोट्टी श्री रामुलु ने। उन्होंने सेपरेट आंध्र स्टेट के लिए फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन 1952 में उनकी डेथ हो गई। इस पे मैं अभी और डिटेल में चर्चा करूंगा, बस मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो इसके बाद पूरे आंध्र रीजन में मास प्रोटेस्ट और रायोट्स हो गए, तो गवर्नमेंट को फाइनली एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़ा और 1953 में आंध्र स्टेट क्रिएट हुआ। तो ये इंडिया का फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, यानी भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड मेनली कल्चरल आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की वजह से उठी। ठीक है? तो लेकिन अब मुद्दा ये था कि आखिरकार गवर्नमेंट लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को क्यों नहीं क्रिएट कर रही थी। जैसे अभी हमने सारी चीजें देखी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिस कारण से लोगों की यह डिमांड उठ रही थी कि भाषा के आधार पर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट किया जाए। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि लोगों की बात को माने, अगर वो सही है तब तो। लेकिन गवर्नमेंट का कंसर्न क्या था, देखो, लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू feared that threat to unity after partition of India
एंड फोकस नीडेड ऑन नेशनल यूनिटी एंड डेवलपमेंट। यानी 1947 में इंडिया अभी अभी पार्टीशन ऑफ इंडिया के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकला था, क्योंकि पार्टीशन कितना खतरनाक हुआ था ये बात आपको पता है। कितने सारे कम्युनल राइट्स हुए थे, सामुदायिक दंगे हुए थे, कितने लाखों लोग मरे थे, ये सब चीज आपको पता ही है। तो इंडिया अभी जस्ट इन चीज से, इस फेज से निकला था। तो पार्टीशन उस समय, हमारे देश का पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था? तो रिलीजन के बेसिस पे, जिसके बाद मैसिव वायलेंस हुआ, मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए, कंट्री में इंस्टेबिलिटी बढ़ी। इसलिए लीडर्स को लग रहा था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर फिर से स्टेट बनाने लगे तो कहीं और रीजनलिज्म या फिर सेपरेटिज्म ना बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट को डर था कि आज लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेगा, फिर कल अलग नेशन की डिमांड भी हो सकती है। और गवर्नमेंट को लगता था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनने से लोगों की लॉयल्टी नेशन से ज्यादा रीजन और लैंग्वेज के साथ हो जाएगी। जैसे तेलुगु आइडेंटिटी, तमिल आइडेंटिटी, मराठी आइडेंटिटी। तो अगर ये आइडेंटिटीज फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो नेशनल इंटीग्रेशन जो था वो वीक हो सकता था। इसलिए लीडर्स इनिशियली स्ट्रांग सेंट्रल यूनिटी मेंटेन करना चाहते थे। और लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाना सिंपल नहीं था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, जैसे रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बिहार से जब झारखंड को अलग किया गया तो जितने भी मेन मिनरल्स थे वो सारे झारखंड में चले गए, ठीक है। फिर आपको रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। कुछ स्टेट इकोनॉमिकली वीक हो जाते, बाउंड्रीज फिक्स करना डिफिकल्ट होता, एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग काफी कॉस्टली होता। इसलिए गवर्नमेंट को लगता था कि कंट्री के अर्ली स्टेज में इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज काफी ज्यादा रिस्की है, ठीक है। और आजादी के बाद इंडिया ऑलरेडी फेस कर रहा था रिफ्यूजी क्राइसिस, कम्युनल टेंशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। और इस सिचुएशन में अगर भाषा के आधार पर जो मूवमेंट था वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता तो लॉ एंड ऑर्डर और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। इसलिए जो इनिशियल कमिटीज बनी, जिसपे मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं, तो उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट के प्रपोजल को रिजेक्ट किया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने इन इश्यूज को स्टडी करने के लिए कमीशन बनाए थे, जैसे धार कमीशन 1948, जेबीपी कमिटी 1949, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फजल अली कमीशन भी देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज पे अब मैं चर्चा करता हूं। तो आपको ये बात समझ आ गई कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय स्टेट का कैटेगराइजेशन कैसा था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। फिर उसके बाद ये जो पार्टीशन, ये जो स्टेट्स बने थे ये किसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बने थे, इनका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया था। तो आजादी के बाद लोगों के बीच में यह डिमांड उठने लगी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हो। अब ये डिमांड क्यों उठी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। फिर गवर्नमेंट ये बात क्यों नहीं मान रही थी, ये चीजें मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस पे स्टडी करने के लिए, इस पे रिपोर्ट तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी कमिटीज बनाई। क्लियर? तो देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस डिमांड्स फॉर स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज इंक्रीज्ड स्पेशली इन साउथ इंडिया। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, स्पेशली इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। तेलुगु स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनका कहना था कि हमें अलग करो, हमारे लिए एक सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट बनाओ। द गवर्नमेंट डिसाइडेड फाइनली टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इसको एग्जामिन किया जाएगा। तो सबसे पहले कमिटी बनती है एसके धर कमीशन, एसके धर कमिटी, जिसे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहा जाता है। देखो, तो इसका एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो जून 1948 में, अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो रहा है? तो 1950 में। तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम कर रही है एज अ पार्लियामेंट। तो कौन बनाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन कौन थे? एसके धर। ये इलाहाबाद कोर्ट से रिटायर्ड जज थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। यह देखना कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही होगा कि गलत। तो अब इसको मैं समझाता हूं आपको। आजादी के तुरंत बाद साउथ इंडिया, खासकर तेलुगु बोलने वाले लोग, उनसे प्रेशर बढ़ रहा था। जून 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया, जिसके हेड थे जस्टिस एसके धर। कहां से रिटायर हुए थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस कारण से इसको एसके धर कमिटी या कमीशन भी बोला जाता है। तो रिपोर्ट में क्या था? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की।
कब रिपोर्ट पेश किया था? तो दिसंबर 1948 में। तो दिसंबर 1948 में एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उनका जवाब था एक बहुत ही बड़ा नो। नो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। इसके दर कमीशन का सिंपल सा ये कहना था। उन्होंने कहा कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांटना चाहिए, इसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जिससे प्रशासन चलाने की सहूलियत हो, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कन्वीनियंट हो। उनका मानना था कि अगर हम भाषा के आधार पर देश को बांटेंगे तो देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो होगी वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, तो वही है, रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड वांट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट कुड थ्रेटन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब पब्लिक का क्या रिएक्शन था? रिपोर्ट फेस्ड स्ट्रॉन्ग पब्लिक ऑपोजिशन। धर कमेटी की रिपोर्ट से लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हो गए। लोगों को लगा कि गवर्नमेंट उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को इग्नोर कर रही है। ठीक है, तो जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की मांग उठी तो सरकार ने जस्टिस एसके धर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। सबको उम्मीद थी कि शायद अब नए स्टेट बनेंगे, लेकिन धर कमेटी ने साफ कह दिया कि नहीं, देश की यूनिटी पहले आती है। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बजाय इस बात पर ध्यान दो कि स्टेट को चलाना कितना आसान है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फिजिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया और प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हो गया, प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क गया। ठीक है, तो अब देखो, धर कमेटी तो फेल हो गई। अब धर कमेटी के फेल होने के बाद कांग्रेस ने एक और हाई लेवल कमेटी बनाई जिसे जेवीपी कमेटी कहा जाता है। जेवीपी कमेटी कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। क्लियर? तो इसके धर कमेटी की रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया था, इसलिए कांग्रेस ने तुरंत एक सुपर पावर कमेटी बनाई जिसे हम जेवीपी कमेटी कहते हैं। तो इसका जो नाम है, इसके 3 बड़े लीडर्स के इनिशियल पे रखा गया है, जे, वी एंड पी। क्लियर? तो ये कमेटी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि इसमें देश के सबसे बड़े बड़े चेहरे शामिल थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? दिसंबर 1948। धर कमेटी की रिपोर्ट के तुरंत बाद कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। कहां पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। तो जयपुर में सेशन हुआ, वहां पे इतना हंगामा हुआ कि नेहरू और पटेल को लगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पार्टी और देश दोनों टूट सकते हैं। इसलिए उन्होंने खुद की एक कमेटी बनाई। अब यहाँ पे एक इंटरनल डायलेमा था, क्या कि इमेजिन कीजिए कि एक कमरे में नेहरू और सरदार पटेल बैठे हैं। नेहरू को क्या डर है, पटेल को क्या डर है, पट्टाभी सीतारामैया को क्या डर है? मैं आपको बता रहा हूं कि नेहरू का डर ये था कि हमने अभी बंटवारा देखा है, हमने अभी जस्ट पार्टीशन देखा है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे देश को बांटना खतरनाक होगा। पटेल को क्या डर लग रहा था कि देश की सिक्योरिटी और यूनिटी सबसे ऊपर है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। और पट्टाभी सीतारामैया वो आंध्रा रीजन से थे, तो वो लोगों के इमोशन को भी समझ रहे थे। तो अब देखो, इसका रिकमेंडेशन क्या है? रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई तो अप्रैल 1949 में। रिकमेंडेशन क्या था कि जब अप्रैल 1949 में रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी धर कमेटी की बात को सही ठहराया। इस कमेटी ने कहा कि अभी वक्त सही नहीं है, हमें सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा रास्ता, एक विंडो ओपन छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और लोग सच में चाहते हैं तो हम फ्यूचर में इस बात पे सोचेंगे। और यही वो पॉइंट था जिसने लोगों को एक उम्मीद दे दी। क्लियर? तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन नॉट एडवाइजेबल एट दैट टाइम, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नेशनल यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउएवर स्ट्रांग पब्लिक सेंटिमेंट कुड बी कंसिडर्ड इन द फ्यूचर। अब देखो इसके बाद क्या होता है। तो ओवरऑल देखो, एसके धर की रिपोर्ट ने, जब रिपोर्ट से पूरा साउथ इंडिया जल उठा, तब मैदान में उतरते हैं देश के 3 सबसे बड़े दिग्गज, नेहरू,
पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्हें कहा गया जेबीवी कमेटी। लेकिन ट्विस्ट है कि इतने बड़े लीडर्स होने के बावजूद उन्होंने भी वही कहा जो धर कमेटी ने कहा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाना अभी खतरनाक है। उनका फोकस था देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना। लेकिन उन्होंने एक लाइन लिख दी कि अगर जनता की मांग बहुत ज्यादा है तो हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो यही एक लाइन थी जिसने आंध्रा के लोगों को एक नई राह दिखा दी। क्लियर? तो अब देखो, अब यहां पे एक स्टोरी आती है पोट्टी श्रीरामुलु की। स्टोरी देखो मैं बताता हूं, द मैन हु चेंज्ड द मैप ऑफ इंडिया। इन्हें बोला जाता है द साइलेंट हीरो। एक 51 ईयर के गांधी जी के फॉलोअर थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने इस बात को ठान लिया कि अगर बातों से काम नहीं बन पा रहा है तो अब सत्याग्रह ही रास्ता है। तो 19th of October 1952 ध्यान रखना, 19th of October 1952 को उन्होंने मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है, वहां पे आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन को बोलते हैं हम लोग हंगर स्ट्राइक। उनकी मांग सिंपल थी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए अलग से स्टेट बनाओ, और स्टेट का नाम है भैया आंध्र प्रदेश। 56 डेज, कहीं कहीं 53 डेज भी लिखा जाता है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए श्रीरामुलु की हालत बिगड़ने लगी। तो नेहरू जी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर अनशन तोड़ने को कहा। नेहरू जी ने उन्हें चिट्ठी लिखा श्रीरामुलु को और कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए। लेकिन श्रीरामुलु पीछे नहीं हटे। पूरे देश की नजरें उन पर थी। ठीक है? तो लोग धीरे धीरे जब ये आमरण अनशन पे बैठते हैं 19th of October 1952 को, तो स्टार्टिंग के 10 दिन में लोग इकट्ठा होने लगे। स्टार्टिंग के फिर 30 दिन बाद पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में टेंशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया, और फाइनली 56 डे पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो गई। और जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, आंध्र प्रदेश में आग लग गई। लोग सड़कों पे उतर आए, रेलवे स्टेशन जला दिए गए, पुलिस भी फायरिंग करने लगी, तो उसमें भी कई लोग मारे गए। तो सिचुएशन कंट्रोल से एकदम अब बाहर हो चुका था। तो देखो, स्टार्टिंग में जो लोग नॉर्मली डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पे स्टेट का लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करो स्टेट का, वो अब कितना खतरनाक हो चुका है 1952 आते आते। तो अब देखो कि जैसे ही रायोट्स भयंकर हो गए, तो उसके जस्ट 3 दिन बाद 19th of December 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट आंध्र स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग को एक्सेप्ट फाइनली कर लिया जाता है। तो जब जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट आई तो लोगों को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही थी। तब मैदान में उतरते हैं पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने 56 डेज तक एक बूंद भी पानी नहीं पिया। उनका शरीर कमजोर होते गया, लेकिन उनका इरादा मजबूत रहा। तो 15th of December 1952 को, ये डेट कहीं कहीं डिफर भी करेगी, उस पर फोकस नहीं करना है, कहानी पे मेन आपको फोकस करना है। उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आंध्र प्रदेश की सड़कें जो थी वो एकदम जंग का मैदान बन गई थी। नेहरू जी को रियलाइज हुआ कि अब और ज्यादा देर की तो देश का बंटवारा भाषा के नाम पे भी हो सकता है। और इसी दबाव में आकर 1st of October 1953 को इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, दैट वाज आंध्र प्रदेश। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनाउंस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू व्हेन द 1st of October 1953। क्लियर? अब यहां पे आता है डोमिनो इफेक्ट, यानी कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। अब देखो डोमिनो इफेक्ट। आंध्र प्रदेश के बनने के बाद जो बाकी स्टेट्स जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, गुजरात हो गया, तो इन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमारा भी स्टेट बनना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अब गवर्नमेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय एक परमानेंट कमीशन बनाने के। तो अब यहीं से एंट्री होती है फजल अली कमीशन की। क्लियर? तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। अगर मैं रिकैप कर दूं तो हमने देखा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों का डिमांड उठने लगा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करो। सरकार क्यों नहीं लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी। फिर हमने देखा आपको
इसके धर कमेटी, फिर जेवीपी कमेटी, फिर आंध्र पुट्टी श्रीरामुलु की डेथ, फिर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन, फिर पेंडोरा इफेक्ट, द डोमिनो इफेक्ट। अब फिर बनती है फजल अली कमीशन, जिसे हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। ये सब मैंने आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दिया ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। देखो, तो आंध्र स्टेट तो बन गया, लेकिन अब ये आग पूरे देश में फैल चुकी थी। कन्नड़ के लोग, मलयाली, मराठी, सबका एक ही सवाल था, अगर आंध्र को भाषा के नाम पर स्टेट मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो अब नेहरू जी समझ गए थे कि अब टेम्पोररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, तो अब वक्त है एक बहुत बड़े बदलाव का। तो दिसंबर 1953 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज फजल अली कमीशन। इसमें 3 लोग शामिल थे। फजल अली चेयरमैन थे, इन्हीं के नाम पे इसको फजल अली कमीशन ही बोला जाता है। एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पनिकर। तो एच.एन. कुंजरू एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और स्कॉलर थे, एच.एन. कुंजरू। और के.एम. पनिकर कौन थे? तो ये एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट थे। तो इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूरे इंडिया का सर्वे करें और बताएं कि नया इंडिया कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो सितंबर 1955 के अराउंड इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट रखे जो आज भी हमारे डेमोक्रेसी की बुनियाद है, बेस है। इनका जवाब क्या था? यस। जैसे इसके दर कमेटी का जवाब क्या था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, दैट वाज नो। इनका जवाब है एक बहुत बड़ा यस, बट कुछ चीजें ध्यान में रखना है आपको। इनका मानना था कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है और स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन कंडीशन, उन्होंने साफ कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला गलत है। मतलब सिर्फ लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को, सिर्फ लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं है। देश की सिक्योरिटी, यूनिटी और फाइनेंशियल हेल्थ ये सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इस कमीशन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी वाला सिस्टम है, देखो जो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, वो 1956 में एबॉलिश हुआ था। तो ये टाइम क्या चल रहा है? तो 1955 इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने कहा कि जो पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला जो सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे खत्म करो। सबसे पहले उनकी रिकमेंडेशन थी कि इंडिया में सिर्फ 2 तरह की टेरिटोरीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज स्टेट्स एंड द सेकंड इज टेरिटोरी, डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होगा। तो सरकार उनकी ज्यादातर बातें मान ली और पार्लियामेंट में होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, और इस एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को इंडिया का मैप, जिसमें कितने आपको 14 स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज। देखो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लार्जली और लिंग्विस्टिक बेसिस, बट सम अदर फैक्टर्स वर आल्सो कंसीडर्ड। एबॉलिश्ड पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जो कैटेगराइजेशन था उसे खत्म किया गया। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरी बनाई। और इसी एक्ट के साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया, जिसने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कैटेगरीज को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर मैं आपको रिवीजन कराऊं तो देखो, 1948 धार कमीशन लिंग्विस्टिक स्टेट को एकदम रिजेक्ट कर दिया। 1949 जेवीपी कमेटी, इन्होंने लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को पोस्टपोन कर दिया। फजल अली कमीशन देखो 53 में गठन हुआ था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 55 में। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बट नॉट सोल क्राइटेरिया, लैंग्वेज को तो एक्सेप्ट किया गया लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट इस फिलॉसफी को खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं इसको रिकैप करूं एंड इफ आई ट्राई टू गिव द समरी ऑफ आवर ओन लेक्चर, सो let me tell you one more thing before moving to the next topic, that it is important to highlight that the Fazal Ali Commission was not just looking at dictionaries. They were looking at the balance sheet and the security map of India. And they knew that if they only followed language, India might turn into a collection of tiny and weak fragments. And beyond language,
There were also some four pillars of state reorganization. That while linguistic unity was the most popular demand, the commission laid down four mandatory conditions that every new state had to fulfill. That the first one was preservation and strengthening of unity and security, then linguistic and cultural homogeneity, then financial, economic and administrative viability, and planning and promotion of welfare of people. So in their 1955 report, they made it clear that language is a great servant but a bad master. They laid down a strict rule: a new state would only be created if it could survive on its own finances and if it didn't threaten India's unity. And the PDF of this whole lecture will be is available on my Telegram channel, and I have provided the link in the description. And in next video we will see that how the other states were created. Because if you are simply thinking that after State Reorganization Commission 1953 and its report was submitted in 55, then there was 7th Constitutional Amendment Act and categorization of state were abolished, 14 states were created, 6 union territories were created, and now India is facing the situation of peace. But the situation was not like that, and in next video I will tell you the whole thing.